हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज के लेक्चर में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ही बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आज के लेक्चर में सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज कैसे किया जाता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है जब हमारे पास एक चार्ज है, दो चार्ज हैं, अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं और उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज, सो दैट कि हम एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड की फील ले सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस। देखो, हमें पता है कि कोई भी एक चार्ज पार्टिकल जो होता है स्पेस में, उसके चारों तरफ क्या है, ये जो स्पेस है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो अब दिखाई तो देती नहीं, लेकिन इसको प्रेजेंट करने के लिए पेपर पे, इसको समझने के लिए, इसको समझाने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सहारा लेना पड़ता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। सो ये जो अब मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है? इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो इस स्पेस में है, इस चार्ज के चारों तरफ। और ये जो वेक्टर्स मैंने एरोज बनाए हैं, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? जस्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। these lines represent the electric field in the space around a charged particle। ठीक, एक चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ जो स्पेस है, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, इसका कॉन्सेप्ट फैराडे ने इंट्रोड्यूस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, है ना। साइंटिस्ट का नाम है फैराडे। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, एक एक करके हम इन सबको सीखते हैं। तो ये जो मैंने डायग्राम बना दी है अभी आपके सामने, दिस इज अ डायग्राम ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, है ना। तो ये कैसा होगा? ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ड्रॉ तो देखो एक प्लेन में किया जाएगा तो आपको दिखेगा कि ये प्लेनर सिमेट्री है, बट दिस इज ए स्फेरिकल सिमेट्री। मतलब कि ये स्फेरिकली, जैसे बॉल होती है, बॉल के चारों तरफ हम इस तरह से, ये बाहर भी आएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड्स, है ना, पीछे की तरफ भी जाएंगी, लेकिन उसको ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इस तरह की जब एक पॉइंट चार्ज होता है तो इसकी सिमेट्री कैसी है? स्फेरिकल सिमेट्री, स्फेरिकल सिमेट्री। ठीक, ओके। और इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। चलिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर मैं बात करता हूं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो उन पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे मैंने एक पॉइंट P चूज कर लिया। इस पॉइंट P पे मैं एक टेंजेंट बनाऊंगा। ये मैंने एक टेंजेंट बनाया है, तो ये क्या है? टेंजेंट। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो एक पॉइंट को टच करके गुजरती है। और ये क्या है? ये है फील्ड लाइन, फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ये जो P पॉइंट पे मैंने टेंजेंट बनाया है, तो ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि P पॉइंट पे जो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज अलोंग द टेंजेंट। सो टेंजेंट किसकी डायरेक्शन देता है? टेंजेंट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। सो टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन of electric field at point P, at point P। अब देखो, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन भी यही देगा, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स को हम क्या लिखते हैं? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स की होगी। इसका मतलब ये हमें और किसकी डायरेक्शन दे रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन दे रहा है। और
जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। आप सबको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स वेक्टर डिवाइडेड बाय मास। तो हमें यहां से एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी पता लग रही है। मतलब ये जो टेंजेंट होगा ये हमें 3 डायरेक्शंस की इंफॉर्मेशन दे रहा है। सबसे बेसिक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें इंडिकेट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड से फिर हमने कंक्लूड किया कि ये हमें इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन भी इंडिकेट कर रहा है, और फोर्स से हमने कहा कि ये हमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं कि जो कोई भी चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो वो हमेशा नहीं, ऐसा पॉसिबल हमेशा नहीं होगा कि जो चार्ज पार्टिकल है वो इसी ट्रेजेक्टरी पे मूव करे। जैसे मैं बात करूं कि ये मेरे पास एक स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि P पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो ऐसा ही होगा, है ना, कि स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ की मैंने, तो इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रेट है, फोर्स भी स्ट्रेट है, एक्सेलरेशन भी स्ट्रेट है। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो वो इसी डायरेक्शन के अलोंग मूव करेगा। इट मीन्स कि उसकी वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगी। सो इफ वी हैव अ यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो अगर इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो क्या पॉसिबिलिटी है कि उसकी वेलोसिटी और उसकी एक्सेलरेशन दोनों क्या होंगी, सेम डायरेक्शन में होंगी। इसका मतलब कि जो चार्ज पार्टिकल है वो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर मूव करेगा। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल की जो ट्रेजेक्टरी होगी दैट इज अलोंग द फील्ड लाइंस। तो हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं द ट्रेजेक्टरी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, the trajectory of the charge particle moving in uniform electric field is along the field lines, ठीक। लेकिन अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ कर्व्ड है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो ऐसी सिचुएशन में हमने ये कंक्लूड किया था कि टेंजेंट के अलोंग क्या होगा, एक्सेलरेशन होगी, वहां पर देखो, है ना। लेकिन ऐसी इसमें क्या होगा कि चार्ज पार्टिकल, मान लो कि कोई इस डायरेक्शन में आ रहा था, है ना, चार्ज पार्टिकल, तो उसकी वेलोसिटी ये होगी, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच कुछ एंगल आ गया, ठीक। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमारे पास कर्व्ड फील्ड लाइंस होती हैं तो जो चार्ज पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी है, मतलब जो चार्ज पार्टिकल का पाथ है, जो वो रास्ता ट्रेवल करेगा, वो इस लाइन के अलोंग नहीं होगा, वो कोई और रास्ता होगा। सो इन दिस सिचुएशन व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूव इन कर्व्ड फील्ड लाइंस, जब वो कर्व्ड फील्ड लाइंस में मूव करेगा, द ट्रेजेक्टरी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज नॉट अलोंग द फील्ड लाइन, देन जनरली ट्रेजेक्टरी ऑफ चार्ज पार्टिकल not along the field lines, ठीक। तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए बात। चलिए तीसरा इसका प्रॉपर्टी देखते हैं, थोड़ी और बेसिक प्रॉपर्टीज पहले देखते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले देखते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको बोलते हैं और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको बोलते हैं। कब हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म है और कब हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म नहीं है। तो इन दो बातों को भी सीखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 में।
चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो उसका रिप्रेजेंटेशन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर बेटा मेरे पास स्ट्रेट फील्ड लाइंस हो कहीं पर, इस तरह से आपके किसी डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन हो स्ट्रेट फील्ड लाइंस विद इक्वल स्पेस बिटवीन देम, है ना, क्या है, स्ट्रेट फील्ड लाइंस with equal space between them, equal space between them, तो this is the representation of uniform electric field। ठीक, तो आपको पता है ये कहीं दूर कहीं पॉजिटिव चार्ज से आ रही होंगी और कहीं नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही होंगी, और ये एक्चुअली आप देख भी सकते हो अगर मेरे पास जब एक इस तरह से चार्ज शीट होती है तो हमने इसका कैलकुलेशन भी किया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रिजल्ट आया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि अगर मेरे पास ये इनफाइनाइट या फाइनाइट चार्ज शीट है ना, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी इस तरह से, इस तरह से। दिस इज द यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, नॉन यूनिफॉर्म कैसा होगा फिर, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म में स्पेस सेम नहीं होगी। जैसे मैंने कहा एक चार्ज पार्टिकल था तो उसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, सो दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म पैटर्न, दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म पैटर्न, कि जैसे से दूर जाते जा रहे हैं गैप क्या होता जा रहा है फील्ड लाइंस में, इंक्रीज होता जा रहा है ना। सो ये एक चार्ज पार्टिकल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, दिस पैटर्न इज नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, देखो ये स्ट्रेट लाइंस तो हैं लेकिन इक्वल स्पेस यहां पर नहीं है, और इसी में मैं आपको बताना चाहूं कि एक पॉइंट मैंने ये ले लिया ए और एक पॉइंट मैंने ये ले लिया बी। ए पॉइंट पे फील्ड लाइंस नजदीक नजदीक हैं और बी पॉइंट्स पे जो फील्ड लाइंस हैं वो दूर दूर हैं, तो जो हम कहेंगे कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द चार्ज पार्टिकल इज मोर एज कंपेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अवे फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल। सो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, कि जहां पर फील्ड लाइंस नजदीक हैं, डेंस फील्ड लाइंस हैं, इंडिकेट्स हायर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, कि डेंस फील्ड लाइंस क्या मतलब है, हाई स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, समटाइम्स आपको इस तरह से दे दिया जाता है कि इस तरह से एक न्यूमेरिकली डायग्राम दे दी जाएगी कि ये है और इसमें एक पॉइंट ए यहां पर है और बी यहां पर है, तो हम क्या कंक्लूड करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, है ना, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। ऐसा क्लियर होगी कि कहाँ पर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। कहाँ किस पे डिपेंड करेगा कि अगर फील्ड लाइंस नज़दीक नज़दीक हैं तो स्ट्रेंथ ज़्यादा है, फील्ड लाइंस के बीच गैप ज़्यादा है, दूर दूर हैं तो स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो स्टैटिक चार्जेस के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात चल रही है, तो वो किसी पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और किसी नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट होती हैं, है ना, इस तरह से। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टैटिक चार्ज कहां से चलती हैं, किसी पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी और किसी नेगेटिव चार्ज पे जाके डाइवर्ज होंगी, टर्मिनेट होंगी, इस तरह से।
ठीक, तो ये आप डाइपोल भी कह सकते हो, ये एक डाइपोल है। डाइपोल का रिप्रेजेंटेशन अगर मुझे बनाना हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का तो इस तरह से होगा। सो फॉर स्टैटिक चार्जेस, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस इज ऑलवेज एट रेस्ट, स्टैटिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस starts from positive charge and terminates on the negative charge। ठीक, तो ये जो मैंने यहां पर सिमेट्री बनाई है, दिस इज फॉर द डाइपोल का। और अगर आपसे पूछा जाए कैसी सिमेट्री है, दिस इज ए सिलेंड्रिकल सिमेट्री। कैसी सिमेट्री है बेटा? सिलेंड्रिकल सिमेट्री। सिलेंड्रिकल, जैसे एक पॉइंट चार्ज की सिमेट्री कैसी थी फील्ड लाइंस की? स्फेरिकल सिमेट्री। तो दो चार्जेस की सिमेट्री कैसी होगी? सिलेंड्रिकल सिमेट्री। ठीक है, ये हमारे पास था फोर्थ। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ के लिए। फिफ्थ में हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, उनका एक एंड पॉइंट होगा। ये तो हमने सीख लिया। कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेवर फॉर्म क्लोज लूप, नेवर form close loops if the charge is at rest, if the charge is at rest। चार्जेस अगर रेस्ट पे हैं तो ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी, क्योंकि अगर ये क्लोज लूप बना देती हैं तो जो हम कहते हैं ना इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर, तो वो वाली बात गलत हो जाती है। If they form closed loop, if they form closed loop, then it contradict the conservative nature of field, conservative nature of field। लेकिन फील्ड तो कंजर्वेटिव है हमेशा, है ना, वो तो सही रहनी चाहिए। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल ये भी है कि जैसे मान लो कि इस डायरेक्शन में गए, ए से बी तक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी, तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगी और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में थी, तो वर्क डन कितना हो गया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ए से बी गए, एल डिस्प्लेसमेंट हुई। अगर ये क्लोज लूप बना रही है, फॉर एग्जांपल नहीं बना रही है, तो जब वापस आएंगे तो एल तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स अब भी उसी डायरेक्शन में लग रही है ना। तो यहां पर वर्क डन कितना होगा? बी से ए आने में, बी से ए आएंगे तो नेगेटिव ऑफ एफ एल लिखा जाएगा। तो ये था ए से बी, ये था बी से ए, तो टोटल वर्क डन कितना हो गया बेटा? टोटल वर्क डन हो गया 0 ना। कि क्लोज लूप में अगर हम एक क्लोज पाथ फॉलो करते हैं कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में तो टोटल वर्क डन कितना आता है? 0 आता है। दिस स्टेटमेंट सेज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर इफ द इन ए क्लोज्ड पाथ द वर्क डन इज 0। सो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन थी, टूवर्ड्स बी। तो हमने देखा कि ए से बी गए, वर्क डन पॉजिटिव आया, बी से ए आए, वर्क डन नेगेटिव आया, टोटल वर्क डन हो गया 0, विच इंडिकेट्स दैट दिस फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर, है ना। लेकिन अगर ये क्लोज लूप बना लेती मतलब इस तरह से, अब ये क्लोज लूप बन गया, ए से बी फील्ड ऐसे जा रही है, तो जब मैं ए से बी का वर्क डन देखूंगा तो वो क्या होगा? एफ एल। और बी से ए का देखूंगा, अब यहां पर फोर्स इस डायरेक्शन में, यहां पर फोर्स इधर थी,
जब मैं बी से ए की बात करूंगा, तो बी से ए की बात करूंगा तो फोर्स किधर है, बी से ए, डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, बी से ए, अगेन यहां पर वर्क डन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो टोटल वर्क डन ए से बी प्लस बी से ए, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एफ एल। सो ये जीरो नहीं आता। अब ये जीरो नहीं आया है विच कंट्राडिक्ट द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ फील्ड, है ना। तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये बताता है कि ये जो फील्ड है ये कंजर्वेटिव नहीं है। लेकिन हमारे पास जो फील्ड है वो हमेशा कैसी रहनी चाहिए, कंजर्वेटिव रहनी चाहिए, अगर वो स्टैटिक चार्जेस के कारण बनी हुई है। इसलिए हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप इफ दे आर ड्यू टू द चार्जेस एट रेस्ट। हाँ, अगर चार्जेस मूव कर रहे हैं तो फिर जो फील्ड लाइंस बनती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं, वो क्लोज लूप में होती हैं, एंड दोज फील्ड लाइंस आर नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। हम उनको आगे पढ़ते हैं मैग्नेटिक्स वाले चैप्टर में, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ते हैं वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये देखो, प्रॉपर्टी नंबर 6, छोटी छोटी अब, कि फील्ड लाइंस जब भी एक कंडक्टर से गुजरती हैं तो वो हमेशा परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करती हैं, 90 डिग्री के साथ इंटरेक्ट करती हैं। इस तरह से ये कंडक्टर है, ठीक। तो फील्ड लाइंस हमेशा कैसे इंटरेक्ट करेंगी, 90 डिग्री पे परपेंडिकुलरली। एक ये प्रॉपर्टी होगी। दूसरी, फील्ड लाइंस जब भी किसी कंडक्टर से गुजरती हैं तो वो इनसाइड द कंडक्टर फील्ड की वैल्यू 0 होती है। कि जैसे ये कोई फील्ड लाइन है तो यहां पर एक तो बात होगी कि कैसे इंसिडेंट करेंगी, 90 डिग्री पे, और लीव कैसे करेंगी, ऐसे 90 डिग्री पे, लेकिन इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। नेक्स्ट, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा इस तरह से बेंड नहीं होती, शार्प बेंडिंग्स नहीं होती, ये हमेशा कंटिन्यूस, स्मूथ कंटिन्यूस होती हैं, नेवर बेंड अब्रप्टली ना। फील्ड लाइंस नेवर बेंड अब्रप्टली। ये ऐसा नेचर ये कभी भी नहीं देंगी। क्यों नहीं देंगी? बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ बेंडिंग यहां पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं किया जा सकता। तो अगर टेंजेंट ही नहीं ड्रॉ किया जा सकेगा तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर किस डायरेक्शन में वो नहीं बता सकते, बिकॉज वी कैन नॉट ड्रॉ अ टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ बेंडिंग, point of bending। clear? next, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। दे नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, दे नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के पास 2 डायरेक्शंस हो जाती हैं, है ना। 2 टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, एक इधर एक इधर। तो मतलब कि एट द पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड हैज 2 ऑप्शंस, विच इज इम्पॉसिबल, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इलेक्ट्रिक
field shows two directions, which is impossible, ओके ओके। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 10। ओके, 10th प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी चार्ज से, जैसे ये मैंने दो चार्जेस बना दिए Q1 और Q2, तो Q1 से Q1 से इस तरह से फील्ड लाइंस जा रही हैं, है ना, कुछ इस तरह से मैंने बना दिया फील्ड, और Q2 से भी जा रही हैं इस तरह से ना। तो इन दोनों के बीच अगर मैं कहता हूं Q2 का मैग्नीट्यूड कम है एज कंपेयर टू Q1, तो इन दोनों के बीच जो एक ये जो एक्सिस है, ये जो लाइन है इन दोनों को ज्वाइन कर रही है, यहां कहीं टूवर्ड द चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड, यहां कहीं एक न्यूट्रल पॉइंट बनेगा। सो N क्या इंडिकेट कर रहा है? न्यूट्रल पॉइंट। कैसी सिमेट्री होगी? दो चार्जेस हैं, कैसी सिमेट्री होगी? सिलेंड्रिकल सिमेट्री। और मैं ये बताना चाहता था कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो होती हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कि जितना ज्यादा चार्ज होगा वहां से उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं, छोटा चार्ज होगा तो कम लाइंस ओरिजिनेट होती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी आ चुका है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, तो अगर आपको इसी पे सवाल आ जाता है तो आप क्या करोगे? N1 अपॉन N2 करोगे। कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 लिखोगे, 1 2 3 4 5, ये 5 लिखोगे। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो इसका मतलब क्या है? Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू 9/5, इसका मतलब ये होगा। अब देखो ये आता कहां से है, ये इंपॉर्टेंट है कि हम कहते हैं कि जहां पर फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है ना, कि डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस क्या बताती है? कि वहां पर स्ट्रेंथ ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। जहां पर फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है वो क्या इंडिकेट करती हैं? कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ठीक, ये हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस is directly proportional to magnitude of electric field। ठीक, अब डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस अगर मैं सपोज करो कि मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है ना, इसके चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसकी डेंसिटी, ये कैसा बन गया? एक स्फीयर बन गया। तो इसकी डेंसिटी कैसे लिखूंगा मैं यहां पर? सो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस क्या लिखी जाएगी? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, ये हो जाएगा n डिवाइडेड बाय 4πr²। सो दिस इज द डेंसिटी इस सिचुएशन में। अब ये जो डेंसिटी होती है ये किसके बराबर है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा? इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा?
1/4 पाई r क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। ये मैंने किसी मीडियम को भी कंसीडर कर लिया, ये एप्सिलॉन r लिख के, n/4 पाई आर स्क्वायर ऐसा लिखा गया। अब देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो यहां से n किसके बराबर आ गया, चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आर, ये आ गया। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। यहां पर जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आता है। ओके, ऑल राइट, कुछ और भी देखते हैं। नेगेटिव चार्ज के कारण भी आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। आसान है कि अगर मैं नेगेटिव चार्ज लेता हूं, है ना, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज की तरफ आती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से, ऐसे, ये नेगेटिव चार्ज है। इसका भी कैसा होगा, स्फेरिकल सिमेट्री होगी। कैसी होगी बेटा, स्फेयर की तरह होगी, स्फेरिकल सिमेट्री। दो नेगेटिव चार्ज हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो यहां से फील्ड लाइंस टर्मिनेट होनी चाहिए, इधर भी फील्ड लाइंस टर्मिनेट होनी चाहिए, है ना। तो बना देते हैं ऐसा, इधर से भी ऐसा, कुछ ऐसा, है ना। तो देखोगे इनके बीच यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ये क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट होगा। अब इसकी सिमेट्री कैसी होगी, दो नेगेटिव चार्जेस की, ये होगी सिलेंड्रिकल सिमेट्री, और यहां पर न्यूट्रल पॉइंट होगा, सिलेंड्रिकल सिमेट्री विद ए न्यूट्रल पॉइंट। सिमिलरली अगर मैं पॉजिटिव चार्जेस बनाता हूं, उसका भी मैंने एक न्यूट्रल पॉइंट बता दिया था। चलो, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है मेरे पास, उसको डिस्कस करते हैं और फिर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। कहता है कि मेरे पास एक ये स्फीयर है और एक मेरे पास ये स्फीयर है छोटा, यहां से इस तरह से फील्ड लाइंस आ रही हैं और फिर ऐसे हैं, ऐसे, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये डायग्राम है मेरे पास। ठीक है, मान लेते हैं ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है। तब मुझे इनके बारे में बताना है कि Q1 Q2 का नेचर कैसा होगा, किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, किसका मैग्नीट्यूड कम होगा। ठीक है, ये पता करना है। अब मैं Q1 की बात करूं अगर, तो कितनी फील्ड लाइंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लाइंस क्या हो रही हैं, यहां से निकल रही हैं, और 3 लाइंस क्या हैं, यहां पर इनपुट हो रही हैं। तो नेट फील्ड लाइंस 11 माइनस 3 इक्वल्स टू 8, है ना, 11 माइनस 3 इक्वल्स टू 8। किसके लिए, फॉर Q1। Q2 की बात करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी नेट फील्ड लाइंस कितनी है,
यार ये तो सेम आ गई कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फॉर Q1, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फॉर Q2। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू 8/8, ये 1 आ गया। इसका मतलब Q1 इक्वल्स टू Q2। डायग्राम देख के क्या लग रहा था कि Q1 बड़ा होगा और Q2 छोटा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। अब बात आती है इन 3 लाइंस की। ठीक है, ये तो पॉजिटिव नेचर का है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को जा रही है, तो हमने कह दिया Q2 पॉजिटिव नेचर का है। इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रही है, तो Q1 भी पॉजिटिव नेचर का दिख सकता है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, ये तो इंसिडेंट भी हो रही है, इंसिडेंट तो होती है नेगेटिव चार्जेस पे। तो देखो बेटा हुआ क्या, यहां पर हुआ क्या कि यहां पर ये नजदीक हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होने के कारण, यहां पर इस रीजन में दोनों पास पास होने के कारण, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होने के कारण इस पॉजिटिव चार्ज ने इस बड़े वाले स्फीयर से, इस बड़े वाले ऑब्जेक्ट से जिसका चार्ज Q1 है, उसके नेगेटिव चार्जेस को यहां पर खींच लिया। नेगेटिव चार्जेस को क्या किया, है ना, खींच लिया अपनी तरफ। क्योंकि अगर ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है फॉर एग्जांपल, या इसमें भी कुछ नेगेटिव चार्जेस तो होंगे ना। मान लेते हैं कि इसमें 8 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और 3 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज है, और तीनों नेगेटिव चार्जेस को उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया इस पॉजिटिव चार्ज ने। तो इस अट्रैक्शन के कारण यहां पर जो नेगेटिव चार्ज एकोमुलेट हुआ है, तो वो एक लोकल नेगेटिव बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है। ये जो है लोकल नेगेटिव बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए फील्ड लाइंस यहां से आके इस नेगेटिव बॉडी पे टर्मिनेट हो रही हैं। ठीक, तो इन शॉर्ट फाइनल कंक्लूजन तो यही निकला कि Q1 और Q2 दोनों कैसे होंगे, दोनों कैसे होंगे बेटा, पॉजिटिव होंगे। और दोनों का चार्जेस भी क्या है, दोनों के चार्जेस भी सेम है। बट डायग्राम देख के ऐसा लगता है कि Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, Q2 का मैग्नीट्यूड कम होगा, बट ऐसा है नहीं। तो ये भी क्वेश्चन आपको आना चाहिए। आज के लेक्चर में इतना ही मैं डिस्कशन में रखता हूं। अगर कोई एक आधी प्रॉपर्टी रह भी गई होगी तो फिर कभी आपको चलते चलते बता दी जाएगी। ठीक है, मैंने कोशिश तो की है कि मैं जितना बता सकूं मैंने बता दूं। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बाद हम डिस्कस करेंगे कि एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरह से बिहेव करता है। पहले हमने पढ़ा था कि एक चार्ज पार्टिकल है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे। अब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन होगी, तो चार्ज पार्टिकल का बिहेवियर हमें देखना होगा। अपोजिट हो गया ना, कि पहले चार्ज पार्टिकल होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते थे। अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल के बारे में पता करना है कि चार्ज पार्टिकल का नेचर इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा होगा, है ना। तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा आपको कि ये हमारे पास 2 प्लेट्स हैं, अगर, है ना, 2 प्लेट्स हैं, चार्ज प्लेट्स हैं, तो इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह सी है। तो एक चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे एंटर करता है, तो उसका नेचर कैसा होगा, वो इधर जाएगा, वो सीधा जाएगा, वो ऊपर जाएगा, उसको कितना टाइम लगेगा यहाँ तक पहुँचने में, वो कितनी हाइट तक जाएगा, है ना, उसकी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या होगी, है ना, कितने एंगल से वो बाहर निकलेगा, यहाँ से कितने एंगल से वो बाहर निकलेगा। तो इस तरह से ये काफ़ी अच्छे सवाल माने जाते हैं, और जो नीट लेवल का स्टूडेंट है वो इसको मुश्किल सवाल की कैटेगरी में रखता है। बट ये सवाल मुश्किल है नहीं, आसान बना के लाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। सब्सक्राइब करिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।